नमस्ते विद्यार्थियों। हम बीए फर्स्ट ईयर के जो सेकंड पेपर है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत मनु के जो विचार हैं, राजनीतिक विचार हैं, उन पर हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत आगे चलते हैं कि जो मनु का जो राज्य है, राजा है, वो किस तरीके से अपना प्रशासन व्यवस्था को संचालित करता है। और इसके अंतर्गत जो मंत्री परिषद का जो प्रावधान है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मंत्री परिषद के लिए वो कहता है कि राज्य के जो संचालन करने के लिए राजा अकेला ही पूरे राज्य का संचालन नहीं कर सकता है और उसके लिए उसे सचिवों या मंत्रियों से सहयोग लेने की, सलाह मशवरा करने की, मंत्रणा करने की आवश्यकता होती है। और मंत्रणा करने का उल्लेख उसके मनुस्मृति में मिलता है। तो इसको हम मंत्रिपरिषद कह सकते हैं कि उनकी जो सचिवों की जो परिषद थी वो मंत्रिपरिषद थी और उनके सहयोग से ही वो राज्य का संचालन करता है, प्रशासन का संचालन करता है। और मंत्रिपरिषद की आवश्यकता इसीलिए होती है कि सारे कार्य एक राजा नहीं कर सकता है। ये अन्य जो व्यक्ति हैं उनसे सलाह मशवरा लेना, उनसे सही उचित मंत्रणा करना, उचित निर्णय लेना, इस सब के लिए उनको सहयोग की आवश्यकता होती है। विद्वान व्यक्तियों से विचार विमर्श करने की उसे आवश्यकता होती है। तो मंत्रियों की संख्या के बारे में मनु ने कहा है कि इनकी संख्या 7-8 हो सकती है और इसमें प्रमुख जो होगा वो अमात्य होता है और अमात्य ही राजा का प्रमुख प्रधान जो है मंत्री होता है, जो उसको सही सलाह देता है। तो उनका उल्लेख मिलता है। आवश्यकता के अनुरूप इनको संख्या बढ़ाई जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। तो इस तरीके से वो कहता है आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 7-8 का होना अनिवार्य है। इस तरीके से उसके मनुस्मृति में हमें देखने को मिलता है। तो जो मंत्री हैं उनकी योग्यताएं क्या होंगी, क्या निर्धारण करने के लिए वो कहता है कैसे इनकी नियुक्ति की जाती है। तो मनु के द्वारा कहा गया है कि राजा ऐसे मंत्रियों की नियुक्ति करे जो उच्च योग्यताएं रखते हों, जो कुशल हों और जो मौलान वंश के हों, यानी कि जो राजा के सेवक के कुलीन व्यक्ति होने चाहिए, स्वदेश के व्यक्ति होने चाहिए, बाहर का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और शास्त्रज्ञ होने चाहिए, विभिन्न जो शास्त्र हैं उनका ज्ञान उनको होना चाहिए। और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होने के साथ साथ में धर्म, अर्थ, काम की जो वो हैं पुरुषार्थ हैं, इनका पूरा उनको ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर सही तरीके से राज्य का शासन संचालन किया जाता है। इसके अलावा ऐसे जो मंत्री हैं उनको नियुक्त किया जाना चाहिए जो सूरवीर हों, आवश्यकता पड़ने पर वो अपनी वीरता या कुशलता का प्रदर्शन कर सकें, साहसी हों और स्थिर चित्त वाले होने चाहिए, धैर्यवान होने चाहिए, कठोर परिश्रमी होने चाहिए। उनको अच्छी तरीके से सुपरीक्षित करके उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से हुई होनी चाहिए। तो जब भी इनको नियुक्त किया जाता है तो ऐसे विद्वान व्यक्ति ही राजा का सही तरीके से सलाह दे सकते हैं, उनको उचित मंत्रणा दे सकते हैं और शासन का संचालन करने में ये अच्छा सहयोग कर सकते हैं। और प्रत्येक मंत्री को एक जो विभाग हैं, विभिन्न जो विभाग होते हैं उनका मुखिया बना दिया जाता है। एक विभाग का जो मुखिया है वो मंत्री होगा। उस विभाग से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होंगी उन पर नियंत्रण एक विशेष मंत्री का रहेगा। तो इस तरीके से पूरे प्रशासन को विभिन्न विभागों के अंतर्गत बांट देने की सलाह दी जाती है। जिस तरीके से एक अर्थ विभाग है, अंतर विनेश विभाग है और संधि विग्रह विभाग है, खनन विभाग है, दंड विभाग है, कोष विभाग है, राष्ट्र विभाग है। इस तरीके से ये विभिन्न विभाग में बांट करके शासन संचालन किया जाना चाहिए और प्रत्येक विभाग का जो मुखिया होगा वो एक मंत्री को बना देना चाहिए और उसकी क्वालिटी के अनुसार, उसकी नेचर के अनुसार, उसके ज्ञान के अनुसार, उनकी सक्षमता के अनुसार विभाग उनको बांट दिए हुए होने चाहिए। जिस तरीके से कि जो
जो धर्म से संबंधित मामला होता है उसमें धर्म भीरू व्यक्ति को मंत्री बनाया जाना चाहिए, और अमात्य जो होगा उसको दंड विभाग का प्रमुख बना देना चाहिए, और रनिवास जो विभाग होता है उसका प्रमुख जो है धर्म भीरू टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको बनाना चाहिए, और खनन विभाग का जो मंत्री होगा वो ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को खनन विभाग की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, जिससे कि वो भ्रष्टाचार नहीं कर सके और किसी प्रकार का प्रलोभन में नहीं आए। तो इस प्रकार से मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्य और उनके विभागों का विभाजन करने का पूरा विवरण मनुस्मृति के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। मंत्रिपरिषद की जो कार्य प्रणाली है या मंत्रणा संबंधी जो कार्य हैं वो राजा को मंत्रणा देना है उसका मुख्य कार्य, और गुप्त रूप से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इस तरीके की बात करता है मनु कहता है कि जब भी मंत्रणा की जाए तो वो निर्जन स्थान पे होनी चाहिए, एकांत में होनी चाहिए, गुप्त जगह पे होनी चाहिए, और ये जो मंत्रणा की जाती है मंत्रियों के साथ में वो या तो मध्याह्न में की जाए या अर्धरात्रि को की जाए, और एकांत में होना चाहिए। वहाँ पर पशु पक्षी भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो भी किसी चीज़ वहाँ से भी जो है इनकी जो बातें हैं, निर्णय हैं, उनको भेद खुल सकता है या बाहर जा सकता है। तो एकांत निर्जन स्थान पर मंत्रणा की जानी चाहिए, और एक मंत्रणा को गुप्त रखा जाना चाहिए मंत्रियों के साथ में जब राजा करता है तब। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण इस बात पर वो जोर देता है मंत्रणा के संबंध में, और प्रत्येक मंत्री से व्यक्तिगत रूप से वो मंत्रणा करे, वार्ता करे, फिर सामूहिक रूप से सभी मंत्रिपरिषद के समक्ष मैटर को, विषय को रखा जाए, वहाँ पर मंत्रणा किया जाए, और फिर सभी से बातें आने के बाद में राजा फिर खुद स्वयं निर्णय करता है किसी भी मामले पर, किसी भी विषय पर। तो इस तरीके से वो मंत्रणा के बारे में विशेष सलाह दिया जाता है, और इसका जो स्थान के बारे में जो बात की गई है वो इस तरीके से कि वो एक निर्जन स्थान होना चाहिए, या तो जंगल में जहाँ पे वृक्ष नहीं हो वहाँ उस जगह करो, या फिर जो अपना जो दुर्ग है, दुर्ग के एकांत स्थान है वहाँ पर करे, या फिर जो एकांत जहाँ भी एकांत जगह हो उस जगह पर वो किया जाना चाहिए, मंत्रणा की जानी चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार का भेद खुल नहीं जाए। इसके अलावा जो प्रशासन से संबंधित और जो प्रशासन कैसे चलाया जाता है, पूरे राज्य का प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता है, उसके बारे में आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि राज्य प्रशासन किस प्रकार से किया जाना चाहिए राजा के द्वारा। मनु ने जो बातें की हैं उस तो सबसे पहली बात यह है कि उसने जो प्रशासन है उसको 3-4 भागों में बांट दिया है। जैसे पुर का प्रशासन करना है, जो राजधानी होती है उसका प्रशासन है, पूरे दूसरा राष्ट्र का प्रशासन करना है, फिर नगर का प्रशासन करना है, इसके अलावा गुप्तचर व्यवस्था है, इन सब के बारे में प्रशासन व्यवस्था का निर्धारण बांट करके उसने इसमें उल्लेख किया है अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत। तो पूर्व का प्रशासन किस तरीके से किया जाना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो पूर्व है यानी कि जो राजधानी है, उस राजधानी के लिए मनु ने कहा है कि वो ऐसी जगह पर होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहली बात तो यह है कि उसको दुर्ग के अंतर्गत होना चाहिए। दुर्ग भी कई प्रकार के होते हैं, पर जो गिरी दुर्ग होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। इसके अलावा धनवद्र दुर्ग है, वन दुर्ग है, जल दुर्ग है, मानव दुर्ग है, इन सब चीज़ों के बारे में उसने बात की है। किंतु गिरी दुर्ग जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अब इसके अलावा जहाँ पे भी राजधानी बनाई जाती है वहाँ पर सब तरीके की चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। वहाँ पर जल की व्यवस्था भी पर्याप्त होनी चाहिए, वहाँ पर अन्न के भी भंडार की व्यवस्था होनी चाहिए, उपजाऊ जगह भी होनी चाहिए, अस्त्र शस्त्रों का भंडारण भी वहाँ पर होना चाहिए, धन धान्य भी होना चाहिए। ये इस तरीके से आत्मनिर्भर पोजीशन में वो जगह होनी चाहिए। वहाँ पर सब चीज़ों की व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि वो आत्मनिर्भर, बहुत जब शत्रु का आक्रमण यदि हो जाता है तो वो काफ़ी दिनों तक वो आत्मनिर्भर रह करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, हैंड टू माउथ उनको नहीं बनना पड़े।
और सरेंडर ना होना पड़े। तो दुर्ग की सुरक्षा सबसे पहली बात है। दुर्ग के चारों ओर एक दीवार होनी चाहिए। उस दीवार के अंतर्गत जो है वो दुर्ग होना चाहिए और उसमें सभी चीज़ों की उपलब्धता होनी चाहिए। पानी का भी स्रोत होना चाहिए, जो है खाने पीने का भी सामान होना चाहिए, वहाँ पर पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए हैं। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा सुरक्षा प्रहरियों की भी संख्या वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। राजा का निवास स्थान भी वहीं होना चाहिए, मंत्रियों की भी निवास स्थान होने चाहिए। इस तरीके की राजधानी की बात इसके अंतर्गत की गई है। और केंद्रीय कार्यालय भी इस जगह पर होना चाहिए। पूर्व प्रशासन के अंतर्गत इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की बात करता है। ग्राम प्रशासन के अंतर्गत मनु ने ये कहा है कि जो राष्ट्र का जो प्रशासन है वो सब उसकी जो मूल इकाई है वो ग्राम होगा। जो एक ग्राम होगा, एक ग्राम के ऊपर 10 ग्राम होंगे, 10 ग्राम के ऊपर 20 ग्राम होंगे, 20 ग्रामों के ऊपर 100 ग्राम होंगे, 100 ग्रामों के ऊपर 1000 ग्राम की इकाई होगी। और उसके प्रत्येक जो इकाई है उसका एक मुखिया होता है। जैसे नीचे स्तर पर गांव लेवल पर जो होता है वो ग्रामिक होता है, 10 गांवों पर 10 ग्रामपति होता है, 20 पर बिसंती होता है और 100 गांवों पर शताध्यक्ष होता है और 1000 पर जो है सहस्त्रपति होता है। तो इस तरीके से वो इनका नियंत्रण करता है और नीचे की इकाई ऊपर वाली इकाई के लिए अपनी सूचना देती है और राजस्व वसूली को नीचे से अपने से ऊपर जो इकाई है उसके लिए वो स्थानांतरित करता है। इस तरीके से राजा तक सूचना है, कर वसूली है, ये सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँच पाती हैं, केंद्रीय स्थान तक पहुँच पाती हैं। तो इस तरीके से एक विकेंद्रीकरण किया हुआ था। पूरे प्रशासन का एक विकेंद्रीकरण किए जाने की बात करता है, जिससे कि सही तरीके से शासन व्यवस्था को संचालित किया जा सके और प्रतिदिन सूचनाएं ली जानी चाहिए, इस तरीके की बात करता है। नगर प्रशासन के बारे में मनु ने कहा है कि नगर प्रशासक जो सर्वार्थ चिंतक व्यक्ति होता है उसको दी जाती है इसकी जिम्मेदारी और उसके अधीन बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। वो कर्मचारी जो हैं वो उसका सहयोग करते हैं, उन पर नियंत्रण सर्वार्थ चिंतक जो अधिकारी होता है उसके द्वारा की जाती है और उनका निरीक्षण किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है और नगर प्रशासन को संचालित किया जाता है। इस प्रकार से जो गुप्तचर व्यवस्था है उनसे भी निरंतर सूचना लेते रहना चाहिए, जिससे कि किसी भी न्यूसेंस को, किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। तो इस तरीके से प्रशासन व्यवस्था के बारे में मनु ने द्वारा अपनी बातें की व्यवस्थाएं की गई हैं, सलाह दी गई है। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।